आदाब। स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। एनवाईसी के मुलाजिम जो 2010 में लगे हुए थे, उनसे बहुत से वादे, बहुत से उनके सपने दिखाए गए थे, लेकिन ना आज तक उनके कोई सपने पूरे हुए, ना ही उनके कोई वादे पूरे हुए। 2010 से लेकर 2020 तक बहुत से मसले उनके अभी तक पैदा हो रहे हैं, दिन ब दिन उनके मसले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आज तक कोई उसका सलूशन नहीं मिला। तो आइए हम बात करते हैं एनवाईसी के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, उनसे हम पूछते हैं कि क्या परेशानियां हैं आपकी, कितने वादे आपसे किए गए और अभी तक पूरे क्यों नहीं हुए। तो आइए हम बात करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम जाफ़र बशीर वानी है। जाफ़र बशीर वानी, आप मुझे बताइए 2010 से लेकर 2020 तक जो जो वादे आपके साथ किए गए, तो वो हमें आप पूरा ब्रीफ में बताइए कि क्या क्या वादे आपसे किए गए। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आज हम भाई मौका दिया और आपके चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ जो है हायर अथॉरिटी तक जाएगी। सबसे पहले तो मैं इस चीज़ का शुक्रिया अदा करता हूं। और उसके बाद जो एनवाईसीज़ हैं, हमारे एनवाईसीज़ जम्मू कश्मीर में 2010 में 8,000 लोग लगे थे। उसके बाद 2 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट था। कॉन्ट्रैक्ट 2012 में ख़त्म हो जाना था, लेकिन 2012 हमारा जब सिस्टम 2010 में जब हमारे लोगों ने ज्वाइनिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में की, एक प्रॉपर तरीके से सिलेक्शन हुई थी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। डिस्ट्रिक्ट जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स में जो डीसी साहिबान जो थे वो हमारे चेयरमैन थे। एक प्रॉपर तरीके से कोई बैकडोर एंट्री नहीं थी, कुछ नहीं थी। एक प्रॉपर तरीके से मेरिट बेसिस पे इन लोगों को लगाया गया। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर पंचायत के अंदर एक बंदे को सिलेक्ट किया गया और उसको जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में उनको लगाया गया। उसके बाद 2012 में जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा था, लेकिन 2011 में हमारी जो पूरी जम्मू कश्मीर में जो 8,000 लोग थे, हमने एक यूनियन बनाई। तो हमने एक तहरीक शुरू की पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन 2012 के बाद ना गवर्नमेंट ने हमारे साथ ना निकालने का आर्डर निकाला, ना रखने का आर्डर निकाला। और बदकिस्मती से 2013 में केंद्र सरकार से एक मैसेज आया और उन्होंने एक प्रोग्राम करवाया हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर। और हमें ये बताया गया उस प्रोग्राम में उन्होंने अनाउंसमेंट की कि इन लोगों की एक्सटेंशन फ़िलहाल दी जाए। तो उस एक्सटेंशन पे हम लोग चलते रहे आगे, लेकिन एक्सटेंशन उन्होंने अनाउंसमेंट की केंद्र सरकार ने, लेकिन ग्राउंड पे या कोई ऑर्डर्स जो है ऑफिशियली कुछ नहीं आया, खाली वर्बली उन्होंने अनाउंसमेंट भी कराई। तो उसके बाद हमारा मसला और चलता रहा। हमारे लोग जो हैं जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हमारे लोगों ने प्रोटेस्ट किए, हंगर स्ट्राइक्स की, दिल्ली जंतर मंतर में की। हमने कई बार जो है पार्लियामेंट का भी घेराव किया। जम्मू कश्मीर में अगर हम गिनने बैठे, अभी मैं हिसाब नहीं कर सकते हैं, मे बी मुझे लगता है कि 350 के आसपास हम लोगों ने जो है जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट किए हैं और बहुत सारी हंगर स्ट्राइक्स की है। सबसे बड़ी हंगर स्ट्राइक जो जम्मू कश्मीर में एनवाईसीज़ की रही है वो रही है श्रीनगर प्रताप पार्क में, जहाँ पे अगर हिंदू मज़हब के हिसाब से देखा जाए तो दिवाली एक सबसे बड़ा त्यौहार होता है। अगर हमारे मुस्लिम मज़हब से देखा जाए तो ईद एक सबसे बड़ा त्यौहार होता है। तो हम सब लोगों ने, चाहे उसमें हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख है, ईसाई है, जो भी कोई इसमें हैं, हम सब लोग जो है ईद पे भी हंगर स्ट्राइक पे वहाँ पे बैठे रहे और दिवाली पे भी वहीं बैठे रहे। हम सब लोगों ने ईद भी दिवाली भी वहाँ मिलजुल के बनाई, वहीं पे रहे। कंटिन्यू 2 साल हंगर स्ट्राइक चली। 2014 में जो पिछली सरकार थी, कोलिशन सरकार, एनसी कांग्रेस, जब जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई थी, उस टाइम जो है पिछली सरकार ने एक आर्डर निकाला था। लास्ट टाइम फ्लड्स के दौरान में एक आर्डर निकाला कि जितने भी एनवाईसीज़ हैं 6,000 लोग जम्मू कश्मीर में, इन लोगों को जो है 800 स्कूल अपग्रेड किए थे, एक आर्डर निकला था, उनको उस स्कूलों में लगाया जाए। लेकिन वो आर्डर निकाला, लेकिन उस आर्डर से न तो हमारे लोग सहमत थे, ना ही उस आर्डर का कोई फाइनेंस क्लियरेंस उस आर्डर की थी। वो भी एक, मुझे लगता है कि एक हवाई आर्डर जो है पिछली सरकार ने जो है एक नौजवानों के साथ धोखा किया गया। तो आप मुझे बताइए कि आपका जो पहले ये कॉन्ट्रैक्ट था, पहले कितने टाइम का था? मतलब 2010 में जब आप लगे तो कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम का था और आप किस बेसिस पे लगाए गए थे यहाँ पर? जी, सबसे पहले हमारे लोगों को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में लगाया गया 2 साल के लिए। लेकिन पहले हमें एनवाई के थ्रू लगाया गया, लेकिन एनवाई के थ्रू जो है सेंट्रल गवर्नमेंट हर साल जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में लोगों को लगाती है। लेकिन उनसे सिर्फ उतना काम लिया जाता था, उनका काम खाली होता था अवेयरनेस कैंप्स लगाना। रिलेटेड जो एनवाई के कोऑर्डिनेटर जो भी उनका होता था, उनके अंडर वो कैंप्स वगैरह लगाते थे। लेकिन हम लोगों को जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने जो है 2010 में जब पैकेज केंद्र सरकार से आया 8,000 लोगों का, हमें
डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में लगाया और एक एफिडेविट लिया गया कि आप लोग जो है कहीं पे कोई नौकरी नहीं कर सकते हैं, कहीं पे कोई काम नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक कि प्राइवेट काम भी नहीं करना है। हमने एक 2010 में एक एफिडेविट दे दिया और मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन हुई और एक परमानेंट एम्प्लॉय की तरह जो है हमारे लोगों से काम लिया गया। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था हमारा, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार ने हमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में लगा के हमें एक परमानेंट एम्प्लॉय की तरह काम लिया गया हमारे लोगों से। उसके बाद जो है अभी 2 साल कंप्लीट नहीं हुए थे तो हमें एक्सटेंशन की अनाउंसमेंट मतलब यहाँ पे जम्मू कश्मीर में की गई। जो केंद्र सरकार में जो लोग तब उस सरकार में थे उन लोगों की तरफ से अनाउंसमेंट भी हुई, हमें कहा गया कि आप कंटिन्यू काम करते रहो और हमारे लोग कंटिन्यू काम करते रहे। अगर जब आपने कंटिन्यू काम किया, आपके पास कोई ऐसा एग्रीमेंट वगैरह थे जिसकी वजह से आप 2012 के बाद भी कंटिन्यू होते गए? देखो, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं, मुझे आरटीटी डिपार्टमेंट में डिप्लॉय किया गया 2010 में, तो 2012 में अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से पहले ही जम्मू कश्मीर में जो है एक अनाउंसमेंट होती है गवर्नमेंट की तरफ से कि इन लोगों को जो है 2 साल की फ़िलहाल एक्सटेंशन दी जाए। तो हमारे लोग कंटिन्यू डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करते रहे, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ था तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो एक आर्डर निकाल के उन लोगों को बाहर कर दिया जाए। लेकिन हमारे लोगों को बाहर नहीं किया, हमारे लोगों को ड्यूटियाँ कंटिन्यू। लेकिन गलती क्या रही कि हमारे लोगों को सैलरी नहीं दी गई। तो हमको लटका के रखा गया वहाँ पे, सिर्फ आप काम करो, 24 घंटे आप काम करते रहो और आपको सैलरी का कोई उस टाइम भी अभी तक मतलब सैलरी आपको दी नहीं गई उस टाइम। अगर आपको अभी मैंने वो साथ नहीं लाया, हमारे पास पूरा खाका बना हुआ है, हम आपको दिखा सकते हैं कि हमारे लोग जो हैं 2012 के बाद भी कंटिन्यू डिपार्टमेंट्स में काम करते रहे। जो डिपार्टमेंट्स के उनके एचओडी थे या डीडीओ जो कोई भी था, उन्होंने उनको अटेंडेंस मुहैया करवाई है। जो एक प्रॉपर तरीके से हमारी अटेंडेंस ली जाती थी, कंसर्न जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थे वहाँ से अटेंडेंस लेके एक स्पोर्ट्स अफसर जो डिस्ट्रिक्ट का होता है DYSSO साहब, वो हमारे सैलरी के जो डीडीओ थे वो थे, उनके पास हर डिपार्टमेंट से जो है अटेंडेंस हर महीने जाती थी और कंटिन्यू 2012 के बाद भी हमारे लोग डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करते रहे और वो उनकी अटेंडेंस जो है अभी भी हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन अगर हमारे पिछली सरकारों ने, चाहे उसमें कोई भी हो, उन्होंने हमारे लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ जो है गलत किया गया। हमें झूठी आश्वासन दिया गया, एश्योरेंस दी गई। तो उन्होंने आपको क्या क्या वादे किए, क्या क्या सपने उन्होंने आपको दिखाए? देखो, पिछली सरकार थी, मैंने आपको यही बताया कि 2014 में जब फ्लड जम्मू कश्मीर में आया तब उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार थी और उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार में भी हमने बिल्कुल लड़ा था, प्रोटेस्ट किए, स्ट्राइक्स की, हंगर स्ट्राइक्स की। बाद में जो है मजबूर करके हमने उनको बहुत मतलब मजबूर किया। लास्ट पे जो है सरकार ने माना कि बिल्कुल आपका जेन्युइन मसला है, हम आपका कर देंगे। किया क्या लास्ट में 2014 में एक विदाउट फाइनेंस अप्रूवल के एक आर्डर थमा दिया। कहा कि बिल्कुल आगे से इलेक्शन आ रहे थे, उन्होंने दे दिया कि आर्डर्स ले लो। तो अब हम खुश हो गए, हमारे लोग खुश हो गए कि हमें जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में डाला गया। लेकिन बाद में जब क्लियर किया, इलेक्शन के बाद देखा कि उसका कोई फाइनेंस क्लियरेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बाद में हमारा मसला फिर पेंडिंग रहा। हम तो यही कह सकते हैं कि पिछली सरकारों ने तो जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ धोखा किया। तो जो ऑर्डर आपको दिए गए वो सब धोखे के ऑर्डर थे, झूठे ऑर्डर आपको दिए गए। तो उसके बाद फिर आपने क्या किया? और उसके बाद जब हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो ऑर्डर निकला, जब वो हमें लगा कि ये बिल्कुल सही नहीं है, वो हमारे हित में नहीं है, उसमें हमारे लोग सफ़र कर रहे थे, कोई फ्यूचर नहीं था, फिर दोबारा से हम लोगों ने जो है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एक फिर से लड़ाई शुरू की। एक नई सरकार जो आई थी, PDP BJP गवर्नमेंट, एक नए सिरे से लड़ाई शुरू की और उस सरकार ने भी माना कि वाकई आपका मसला जो है जेन्युइन है, आपका हम कर देंगे। लेकिन बाद में जो है बीच में बदकिस्मती से जब कोई भी मसला हमारा होने वाला होता है तो कोई ना कोई फसाद जो है जम्मू कश्मीर में आ जाता है। जब हमारा मसला होने वाला था तो तब जो मुफ्ती सईद साहब हमारे थे, मरहूम मुफ्ती सईद साहब तब CM थे जम्मू कश्मीर के, उनकी वफ़ात हो गई। उनकी वफ़ात से भी डिस्टर्बेंस हमारे मामले को और पेंडिंग रह गया। और बाद में जो है इस पिछली सरकार ने PDP और BJP ने जो है हमारे लोगों को दोबारा से जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिप्लॉय किया। हम इस चीज़ का शुक्रिया अदा करते हैं, किया। लेकिन एक दूसरी एंगल से आप अगर देखोगे कि जब हम 2010 में लगे थे तब हमें 2500 रुपया तनख्वाह दी जाती थी और जब इन्होंने हमें री एंगेज किया दोबारा से डिपार्टमेंट्स में तो फिर वही 2500।
तो 2500 आपको कंटिन्यूसली 2010 से लेके अभी तक खाली 2500 ही चल रहा है, आपकी वेजेस जो है वो बढ़े नहीं, आपकी तनख्वाहें हमेशा ऐसी रही, तो आपके खर्चात पूरे कैसे होते हैं आपके? देखो भाई साहब, अगर मैं आपको 2500 कहता हूँ, शायद मुझे भी नहीं लगता है कि आपको कोई इस पे विश्वास हो रहा होगा कि 2500 आज के दौर में, अगर आज के टाइम में 2500 से अपने घर का खर्चा पूरा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो आप किस तरह ये कर पा रहे हैं? सर देखो, अगर पूरे हम अपने जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो यहाँ पे अगर आज की डेट में अगर एक HR वाला है, डेली विजर है, कोई भी है, जम्मू कश्मीर सरकार ने एक अच्छा स्टेप लिया उन लोगों के लिए भी। हम किसी के एंटी नहीं हैं। जम्मू कश्मीर में 60,000 70,000 लोग जो डिफरेंट डिपार्टमेंट कैजुअल लेबर, डेली विजर, नीड बेस, जो कोई भी है, उनको भी पिछली सरकारों ने इस्तेमाल किया, उनके साथ भी धोखा हुआ है। उन लोगों को अभी जो है एक HR वाले को जो है, एक डेली विजर को जो है 7,850 सैलरी मिलती है, और वो डेली विजर कैसे लगता है, कैसे लगा, क्या नहीं लगा, हम उस पर नहीं जाएंगे। हम यही भी कहेंगे कि सबका हो, जम्मू कश्मीर में नौजवानों के साथ, लोगों के साथ, मुलाजमों के साथ, डेली विजर, किसी के साथ कोई गलत ना हो। लेकिन अगर हम अपनी बात करें, हमारे लोग मेरिट बेस पे लगे, हमारे लोग 2010 में अपॉइंट हुए डिपार्टमेंट्स में, आज 2020 है, 2020 में भी हमारे लोग 2500 तनख्वाह ले रहे हैं। और 2500 में अगर आप सिंपल में, मैं अपनी बात करूं, मैं कोटी का रहने वाला हूं, मैं कोटी से घट मेरा ऑफिस है, अगर मैं कोटी से घट आऊँगा, नॉर्मल 100 रुपया मुझे किराया है। अगर कंटिन्यू में ड्यूटी आऊँगा, डेली ऑफिस आऊँगा हेडक्वार्टर पे, तो एक महीने का मुझे 3,000 रुपया किराया बनता है। मेरी सैलरी कितनी है? 2500। मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरा माँ है, मेरे बाप है, वो तो सफ़र हो रहे हैं। तो आपके जो खर्चात है, तनख्वाहें बहुत कम है और खर्चात बहुत ज़्यादा। आप मुझे बताइए कि SRO 520 में भी आपसे कुछ वादे किए गए, कुछ बताया गया, वो क्या वादे हैं? आप मुझे बताइए सर, SRO 520 में क्या लिखा गया? देखो, जब ये हमें डिप्लॉय किया गया डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, उसके बाद फिर दोबारा से जो है हम लोग उस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं थे, हमें SRO 520 में डाला गया। हमने गवर्नमेंट से एक डिमांड रखी कि हमारे लोग जो हैं पढ़े लिखे लोग हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, हम लोग जो हैं, हम चाहते हैं कि हमें जो है एक अच्छी सी पॉलिसी दी जाए जिसमें जो है हमारे लोगों का फ्यूचर सिक्योर रह सकता है। फिर हम शुक्रिया करते हैं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से भी, गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं हमारे, उन्होंने एक कमेटी बनाई, हमारे मसले को सुना गया, हमारी डिमांड्स को सुना गया और एक कमेटी बनाई। उस कमेटी में जो है, उस कमेटी को जो हैंडल कर रहे हैं अभी वो BR शर्मा हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं। वो कमेटी बनाई गई कि इन NYCs के लिए कोई अच्छी सी पॉलिसी फ्रेम करेंगे हम। लेकिन फिर बदकिस्मती आ गई। फिर बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर में, हमारे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड के अंदर, अब हमारे हिंदुस्तान में भी इस टाइम कोविड-19 एक महामारी चल रही है, तो महामारी के हिसाब से, महामारी की वजह से जो है हमारा मसला फिर से रुक गया। लेकिन इस महामारी में, अगर आप महामारी की बात करोगे, हमारे लोग अभी जम्मू कश्मीर के अंदर 6,000 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कोविड-19 की ड्यूटी जो है अभी 150 लोग जो है एंट्री पॉइंट जो हमारा डोडा, ये इसका जम्मू कश्मीर का लखनपुर है, वहाँ पे हमारे 150 लोग काम कर रहे हैं, डे नाइट काम कर रहे हैं कोविड-19 की ड्यूटी में। अच्छा, अपने डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं, यहाँ हमारे डोडा में, यहाँ पे एंट्री पॉइंट डोडा किश्तवाड़ का जो एंट्री पॉइंट है असर, सबसे पहले वहाँ पे हमारे लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद DC ऑफिस डोडा, कंट्रोल रूम 24/7 वहाँ पे ड्यूटी होती है, वहाँ पे हमारे लोग काम कर रहे हैं। एजुकेशन में ऑनलाइन क्लासेस हमारे लोग ले रहे हैं। उसके अलावा क्या बोलते हैं, फूड सप्लाई में काम कर रहे हैं, RDD में काम कर रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर्स में हमारे लोग काम कर रहे हैं। हमारे लोग इस टाइम गवर्नमेंट के साथ है। हम लोग इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं अभी कि हमारी सैलरी जो है वो 2500 है। हमारे लोगों ने एक ही चीज़ सोच ली। अभी जो है हिंदुस्तान जो है कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है। इस टाइम हम लोगों को जो है फ्रंट लाइन वर्कर्स बनना पड़ेगा। इस टाइम हम लोगों को एक इस लड़ाई के साथ लड़ना पड़ेगा, ताकि हमारा जो हिंदुस्तान जो है, हमारी जम्मू कश्मीर जो है, इस जो बीमारी से जो है दूर हो सकती है। इस बीमारी से हम लड़ सकते हैं। इस टाइम हमारे लोग हर जगह काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह NYC के जितने भी मुलाजिम हैं 24 घंटे काम कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे हैं। कोविड-19 में उनका योगदान किस तरह का रहा, फिर भी जो है इनकी जितनी भी वेजेस, जितनी भी तनख्वाहें हैं, बहुत ज़्यादा कम है। आइए हम जानते हैं, और भी लोग जुड़े हैं हमारे साथ, तो उनसे भी हम पूछते हैं कि उनके क्या मसलात रहे, किस तरह उनका जो है खर्चा पूरा हो रहा है, किस तरह वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं इतनी सी तनख्वाह में। जी, आपका नाम? अनीता जी, आप मुझे बताइए कि किस तरह अपनी जो है 2500 तनख्वाह है आपकी, तो आप अपने घर के खर्चात किस तरह पूरा करते हैं? देखो, खर्चे चलाने में तो बहुत मुश्किल आती है। आजकल के ज़माने में 2500 से क्या बनता है?
कुछ भी नहीं, हम लोग गांव से आते हैं, हमारी इधर सिटी में ड्यूटी है। तो आप कहाँ से आते हैं, मतलब आप कहाँ से, यहाँ ड्यूटी कहाँ है आपकी, आप मुझे बताइए। मेरी ड्यूटी है ये डीडीपी ऑफिस में डोडा में। मैं आती हूँ चिराला से। तो आप चिराला से यहाँ रोज़ आते हैं? हाँ जी, रोज़ आती हूँ। तो आपका किराया कितना है वहाँ से लेके यहाँ तक का? दिन का 100 रुपये किराया वहाँ से। तो आप हर दिन आते हैं? हाँ जी, डेली आती हूँ। तो अगर आप पर डे के हिसाब से आ रहे हो तो महीने का 3,000 रुपये तो ऐसे ही बनता है, आपका किराया बन रहा है। तो आप किस तरह पूरा कर पा रहे हैं? वो तो आप पूछो ही मत। आजकल के इस ज़माने में बहुत मुश्किल होती, 2500 से कुछ नहीं बनता है। हम अपना खर्चा कैसे चलाते हैं, घर वालों से मांगना, घर वाले भी नहीं दे रहे हैं, अब वो बोल रहे हैं अपना खर्चा खुद चलाओ, तो बड़ी मुश्किल आ रही है। हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि हमारा जो ये सैलरी है बढ़ा दी जाए, नहीं तो इस ज़माने में बेचारे बहुत सारे परिवार हैं जो ऐसे मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। तो आप अपने बच्चों के खर्चा किस तरह पूरा कर पा रहे हैं? तो क्योंकि आजकल के टाइम में खर्चे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और 2500 में हमें तो नहीं लगता कि 2500 में इतना पूरा हो सकता है। हाँ वो तो है, वो तो। चलो, ये थे हमारे साथ जुड़े अनीता जी, जिनके आपने खुद भी सुना कि इनके कितने मसलात हैं, दिन ब दिन जो है खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। आइए हमारे साथ और भी जुड़े हैं यहाँ लोग, इनसे भी पूछते हैं हम क्या मसलात हैं इनके। जी, आपका नाम? जी, मैं बलविंदर ठाकुर। बलविंदर जी, आप हमें बताइए कि आप किस तरह इतनी सी तनख्वाह में अपने खर्चा पूरे कर रहे हैं? देखिए, इससे पहले भी हमारे रेस्टोरेंट जो है उन्होंने बारीकी से इस मसले पे बोला। हमारे अनीता जी हैं, उन्होंने बारीकी से मसले में बोला। अगर हम और ज़्यादा बोलेंगे तो हम रो पड़ेंगे। हमारा तब भी थोड़ा सा कुछ है, मैं कुछ ऐसे वाक़या आपको बताने जा रहा हूँ। हमारा दूर पड़ता है अपना गुंदों के पार, जिसको 5 घंटे लगते हैं बाई फुट चलने के बाद बंदा आता है और अपने नौकरी को अंजाम देता है। उसको 7 घंटे लगते हैं टोटल सफ़र में। 7 घंटे के बाद फिर सुबह वापस जाना पड़ता है। 2,500 उसकी तनख्वाह है। इससे बड़ा दुखद यूथ के लिए और कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले मैं बताता चलूँ आपको, 2010 में लगाया, 2012 में फिर से एक्सटेंशन मिली। एक्सटेंशन करते करते 3 साल फिर से हमको वैसे अपना गुजारा करना पड़ा बिना किसी तनख्वाह के। हम थैंकफुल करेंगे, पिछली सरकार ने थोड़ा सा फिर से हमको इंगेज किया गया, एक फोर्स सहारा दिया गया, जैसा भी दिया थोड़ा सा सहारा दिया गया। अब और कुछ अभी तो एश्योरेंस मिल रही है हमको, लेकिन हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके हमारे मसले को वन टाइम, हम बार बार नहीं लड़ सकते हैं। जब हम 2010 में लगाए गए थे तब हमारी एज होती थी 25-26 साल, और आज की आप बात करेंगे तो आज हमारी एज हो चुकी है 35-36 साल हमारी एज हो चुकी है। हम एक फैमिली को संभालने वाले हैं, तो बताइए हम क्या फैमिली को संभालें, हम फैमिली को क्या जवाब दें, मदर को, फादर को, मिसिज़ को क्या जवाब दें कि हम कैसे ही मुलाजिम हैं। ये हम मुलाजिम हैं, और ये मैं आपको बता दूँ, ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे राज्य जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में ऐसे अनेकों मुलाजिम हैं, अपनी ही दुख नहीं बताता मैं, हम सभी बहुत सारे ऐसे मुलाजिम हैं। यूथ, सर यूथ आई कौन है, देश का आई कौन है, मुझे आप बताएं। हमको सर, मैं आपको आर्डर दिखा दूंगा, आपको आप अच्छे से बारीकी से उसको चलें। आप सवाल खड़ा कर रहे हो उस टाइम के ब्यूरोक्रेट से, उस टाइम के सियासतदानों से। 2012 में जब हमारी उम्र थी पढ़ने लिखने वाली, तब हमको एक धोखा में रखा गया कि आपको तो आप मुलाजिम हैं, आपको एक्सटेंशन कर दिया गया है, और 3 साल 4 साल अगले कोई तनख्वाह नहीं, कोई कुछ नहीं। हमको पढ़ाई से रोका गया। मैं आपको ऑर्डर दिखाऊंगा सर, हमको बताया गया है कोई भी रेगुलर पढ़ाई नहीं करेगा, कोई भी प्राइवेट जॉब नहीं करेगा। आप एक मुलाजिम हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, और सरकारी मुलाजिम की तरह ही आपको रहना है। तो आपको हमेशा से इसी उम्मीद से रखा गया कि आप मुलाजिम लग चुके हैं और आप हमेशा के लिए परमिट हो चुके हैं, तो आप हमेशा इसी आस में रहे, और उसकी वजह से आपने अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की। तो अब जो आपका रहन सहन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, आपके बच्चे हैं, फैमिली है, तो अब आपको किस तरह का लग रहा है, कितना बुरा लग रहा है आपको कि अभी तो आप मुलाजिम जो हैं, पर कितना बुरा लग रहा है ऐसी मुलाजमत करके आपको? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये सवाल मेरे जितने भी NYCs हैं ऑल ओवर द स्टेट, जितने भी हम, इंक्लूडिंग लेह लद्दाख, यूटी जो लेह लद्दाख है वो भी हमारे में यहीं आता है, और 6,000 हम तभी पूरे होते हैं। सर बारीकी से आपने जो क्वेश्चन पूछा उस पर बहुत बारीकी से मैं थोड़ा सा बोलूँगा आपको, ताकि इस आने वाले जो अभी ब्यूरोक्रेट्स हमारे हैं, जो सियासतदान हैं, जिन्होंने अभी इलेक्शन आगे से लड़ना है फिर से, उनको पता लगे कि हम क्या मुंह दिखाएंगे, हम क्या लेके जाएंगे लोगों के बीच में। अभी यूथ की एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, प्राइवेटाइजिंग की बात हो रही है, बहुत अच्छा है, वेलकम करते हैं सारी पॉलिसीज़ का, एम्प्लॉयमेंट हो, लेकिन एटलीस्ट जो पहले धोखाबाजी की है उनको तो कहीं एडजस्ट करना है ना। सर अब मुझे आप बताएं, अगर 25,000 पे हमको आज रखा गया है, 2500 पे हमको टोटल रखा गया है, 2500 पे हमने क्या करना है? हम करप्शन करेंगे, हम सुसाइड करेंगे, उसके अलावा कोई ऑप्शन है हमारे पास? और सर मैं आपको बोलता चलूँ, आपने बताया कि हमको पढ़ाई से महरूम रखा गया, नहीं सर,
नहीं सर, उन्होंने रखना चाहा मारो, उन्होंने रेगुलर उन्होंने लिखा कि रेगुलर आप नहीं कर सकते, लेकिन डिस्टेंस उन्होंने हमको नहीं रोक पाए। मोर देन 85% हमारे एनवाईसीज जो हैं हाईली क्वालिफाइड, डबल पीजी, बीएड, पीएचडी होल्डर्स हमारे पास हैं। हम तो आपने क्या किया, आपकी पढ़ाई मैं सिंगल पीजी और बीएड हूँ। अच्छा। हाँ, एमए इन इकोनॉमिक्स और बीएड करा हुआ है। तो आप देख सकते हैं किस तरह जो है एनवाईसी के इतने मुलाजिम परेशान हैं। 2010 से लेके 2020 तक इनसे बहुत से वादे किए गए, बहुत से सपने दिखाए गए कि आपको परमिट किया जाएगा, लेकिन आज तक 2020 चल रहा है, आज तक इनसे कोई भी जो है, इनके कितने भी वादे इनसे किए, कोई भी पूरा नहीं हुआ। तो इसी के साथ हम लेफ्टिनेंट गवर्नर को, एडमिनिस्ट्रेशन को हमारी तरफ से भी रिक्वेस्ट है कि हम चाहते हैं कि इनकी जितनी भी ये प्रॉब्लम्स है, जितने भी वेजेस हैं, उनको बढ़ाया जाए, जो जो इनकी मुसीबतें, डिमांड है, उनको पूरा किया जाए, ताकि ये आगे आने वाले टाइम में जो अपने बच्चों को, अपने फैमिली को रोज़गार दे सके, क्योंकि इतनी सी तनख्वाह में घर चलाना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त, देखते रहिए स्ट्रेट लाइन। आदाब।